नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव क्लासेज के अंदर। दोस्तों आज हम रीट 2018 का जो लेवल 1 का मैथ्स का पेपर आया था उसे समझने का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, रीट जो 2018 का जो लेवल 2 का मैथ्स का पेपर है वो इसी चैनल पर है, जो पूरी व्यवस्थित तरीके से सॉल्व करवा रखा है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो और उसकी लिंक है जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ मैंने 3 मॉडल पेपर भी है जो साइकोलॉजी के एक बेहतर नवीनतम सिलेबस के आधार पर है, जो मॉडल पेपर बना के चैनल पे अपलोड किए, तो आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त होगा उन सवालों को देखकर समझने से, क्योंकि देखो वो पूरे आरबीएससी और एनसीईआरटी के नवीनतम सिलेबस के आधार पर मैंने रीट 2018 के प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए बनाया है। तो आप 3 पेपर को भी देख सकते हो और ये जो आपका लेवल 2 का पेपर है वो भी आपको चैनल पर सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक दे दूंगा। और इसी के साथ साथ ये जो L1 का आपका मैथ्स का पेपर है, इस पूरे को समझने का प्रयास करना, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए, पहला प्रश्न है जो आपका कुछ इस प्रकार से था। यदि 12 पेनों का क्रम मूल्य 16 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। सवाल ये है आपका कि 12 पेनों का क्रम मूल्य यानी कि 12 पेनों को जो खरीदने में जितना मूल्य लगता है उतना का उतना मूल्य 16 पेनों को विक्रम मूल्य करने पर आपको प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में आपको या तो लाभ होगा या हानि होगी। ये दोनों ही हो सकता है, या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। आपको उसका क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। सवाल की शुरुआत करने के लिए देखो, न तो आपको एक पेन का क्रम मूल्य दे रखा है, ना आपको एक पेन का विक्रम मूल्य दे रखा है। आपको केवल एक कंडीशन दे रखी है कि 12 पेनों का क्रम मूल्य 16 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है। तो मैं एक तरफ क्या कर लेता हूँ, मैं इस पेन का क्रम मूल्य मान लेता हूँ कि कितना है, x। एक पेन का क्रम मूल्य कितना है, x। और इसी प्रकार से है जो विक्रम मूल्य, एक पेन का विक्रम मूल्य कितना है, y। यानी कि एक पेन को खरीदते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, x रुपये, और एक पेन को बेचते हो तो आपको कितना प्राप्त होगा, y रुपये। एक पेन का क्रम मूल्य आपने कितना मान लिया, x, और एक पेन का विक्रम मूल्य आपने कितना मान लिया, y। इस प्रकार अगर आप क्रम मूल्य को x और विक्रम मूल्य को y मान लेते हो तो आप कह सकते हो कि 12 पेनों का क्रम मूल्य, यानी कि एक पेन का क्रम मूल्य कितना है, x, तो 12 पेनों का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 12x। और 16 पेनों का विक्रम मूल्य, एक पेन का विक्रम मूल्य कितना है, y, तो 16 पेनों का विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 16y। और इसे है जो आप क्या कह सकते हो, बराबर। आपने सवाल की शुरुआत करने के लिए क्रम मूल्य तो कितना माना, x, विक्रम मूल्य कितना माना, y। 12 पेनों का क्रम मूल्य 16 पेनों के विक्रम मूल्य के बराबर है। ये आपको सवाल की कंडीशन दे रखी है। अब इसी कंडीशन को लेते हुए आपको या तो क्या ज्ञात करना है कि इस पूरी स्थिति के अंदर या तो लाभ होगा या हानि होगी, जो भी होता है उसका आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान रखो कि आपको इस इक्वेशन को हल करने से पहले लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। आपका जो लाभ प्रतिशत होता है वो होता है विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटा क्रम मूल्य गुना 100। ये तो होता है आपका लाभ प्रतिशत, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटा क्रम मूल्य गुना 100। और इसी प्रकार से है जो आपका हानि प्रतिशत होता है वो होता है क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बटा क्रम मूल्य गुना 100। ऊपर वाला तो है लाभ प्रतिशत और नीचे वाला है हानि प्रतिशत। बस केवल अंतर इतना सा है कि ऊपर वाले में विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, नीचे वाले में है जो क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। ये ऊपर वाला तो है आपका लाभ प्रतिशत और नीचे वाला है आपका हानि प्रतिशत। तो ध्यान रखो कि ये जो आपकी समीकरण दिख रही है, इस समीकरण को हल करते हुए आपको क्या करना है, इन या तो ये लाभ प्रतिशत की स्थिति बनानी है या हानि प्रतिशत की स्थिति बनानी है, दोनों में से कोई एक स्थिति बनानी है और वो जो मान आता है वो ज्ञात करना है। देखिए, दोनों ही स्थिति को अगर मैं समझूँ तो नीचे मुझे x दिख रहा है, तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, इस समीकरण को इस प्रकार से व्यवस्थित करता हूँ कि नीचे मुझे क्या मिले, x। और इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इस x को पक्षांतर करके y के नीचे लेके जाना है और 16 का पक्षांतर 12 के नीचे करना है। यानी क्या कह सकते हो, x y के नीचे आ जाएगा यानी y बटा x, और 16 है जो 12 के नीचे जाएगा तो यानी 12 बटा 16। देखो, दोनों स्थिति में इन दोनों को समझते हुए जो समीकरण आपको हल करनी है, दोनों स्थिति में नीचे x है तो मैंने नीचे x ला लिया। अब बताओ, दोनों स्थिति में ऊपर y माइनस x, x माइनस वाई, या तो x माइनस वाई लाना है या y माइनस x लाना है, लेकिन लाना आपको बीच में क्या है, माइनस। और उसे लाने के लिए आप क्या कर दो, दोनों समीकरण दोनों पक्षों में एक को घटा दो। यानी आप इसे इस तरीके से करो, y बटा x माइनस 1, 12 बटा 16 माइनस 1। बताओ, इस साइड में तो सब क्या आ जाएगा, x, ऊपर आ जाएगा y माइनस x, इस साइड में तो सब आ जाएगा 16, 12 माइनस 16, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 बटा 16, या आप कह सकते हो इसे माइनस का 1 बटा 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान रखो, इस पूरी इक्वेशन को समझो, बराबर में जो आपका है ये माइनस नहीं रहना चाहिए, इसे प्लस बनाने की कोशिश करो। तो इसके लिए क्या कर दो, दोनों पक्षों में LHH में भी और RHH में भी माइनस का गुना कर दो।
तो जैसे आप माइनस का गुना करते हैं तो इस LHS में तो हो जाएगा x माइनस वाई, पहले से क्या था y माइनस एक्स, और माइनस का गुना करने से क्या हो जाएगा x माइनस वाई, बटा में जो है वो ऐसा कैसा x, और इस साइड में माइनस का 1/4 किसका बन जाएगा, प्लस का। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये कुछ समान सा आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले जैसा बन रहा है नीचे वाले जैसा, तो ये देखो कुछ नीचे वाले जैसा बन रहा है x माइनस वाई बटा एक्स। अब केवल आपको चाहिए तो क्या चाहिए 100, तो इसके लिए दोनों पक्षों में 100 का गुना कर दो तो आप कह सकते हो x माइनस वाई बटा एक्स गुना 100 बराबर 1/4 गुना 100। तो आप यहाँ से क्या प्राप्त कर लोगे 25%। यानी आप कह सकते हो जो सवाल की शर्त दी थी उसके अनुसार क्या कहोगे आप कि देखो 100 का गुना कर दिया तो आपको 25% है, जो कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रहा है कि x माइनस वाई बटा एक्स गुना 100 बराबर 25%। और x क्या था आपका क्रम मूल्य, y क्या था आपका विक्रम मूल्य, यानी कि क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बटा 100, सॉरी क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बटा क्रम मूल्य गुना 100। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका किसका होता है, हानि का। और आप कह सकते हो कि आपकी हानि प्रतिशत कितनी हो रही है 25%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न है x, श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, उसने इसका कुछ हिस्सा 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि का हिस्सा है जो 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराया। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा और शेष राशि यानी दूसरी राशि का 5वां हिस्सा आपस में क्या है, बराबर। यदि 2 वर्षों बाद कुल ब्याज 2500 प्राप्त होता है तो जमा कराई गई कुल राशि कितनी है। ये सवाल ये दे रखा है कि x नाम के एक व्यक्ति है, उनके पास कुछ निश्चित राशि है, उसमें से उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा तो इन्होंने 10% और एक हिस्सा इन्होंने 12% की दर से है जो बैंक में जमा करा दिया। फिर 2 हिस्से किए इन्होंने x और y को किस प्रकार से किया कि जो पहला वाला हिस्सा है उसका चौथा हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा है उसका 5वां हिस्सा, यानी जो पहला वाला भाग है उसका चौथा हिस्सा और दूसरा वाला भाग है उसका 5वां हिस्सा, वो आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 वर्षों बाद अगर उन्हें 2500 कुल ब्याज प्राप्त होता है तो जमा कराई गई कुल राशि पता करनी है। सवाल की शुरुआत करने के लिए आप क्या मान लो, सवाल की शुरुआत करने के लिए आप क्या कर लो कि माना कि उनके पास कुछ राशि यानी वो निश्चित राशि p है और वो है क्या x प्लस वाई। 2 हिस्से उनके पास है, एक हिस्सा x है और एक हिस्सा y है, और कुल हिस्सा है जो उनका कुल राशि है उनके पास कितनी है, p। फिर और क्या, तो x हिस्से को तो उन्होंने 10% की दर से और y हिस्से को उन्होंने 12% की दर से है जो बैंक में जमा कराया। उनके पास निश्चित राशि कितनी है, p। उन्होंने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा x कर दिया, एक हिस्सा y कर दिया। फिर x हिस्से को तो इन्होंने 10% की दर से और y हिस्से को इन्होंने 12% की दर से बैंक में जमा करा दिया। क्लियर। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, प्रथम राशि यानी x का चौथा हिस्सा, शेष राशि यानी कि दूसरी राशि का 5वां हिस्सा, ये आपस में क्या है, बराबर। ये एक अलग से इन्होंने शर्त दे दी है कि प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, चौथा भाग, दूसरी राशि का शेष राशि का 5वां भाग, ये आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ से आप क्रॉस गुना करके कंडीशन के अनुरूप समीकरण बना दो। 5 का गुना 1 से 5x, y का गुना 4 से 4y, ये आप कह सकते हो कि x बराबर 4y बटा 5। ये अलग से इन्होंने एक कंडीशन और दे रखी है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा सवाल के अनुरूप। देखो निश्चित राशि कितनी है उनके पास, p। उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा x एक हिस्सा y। फिर x वाले हिस्से को तो 10% की दर से, y वाले हिस्से को 12% की दर से बैंक में जमा कर दिया। फिर प्रथम राशि यानी x का चौथा हिस्सा और दूसरी राशि यानी y का 5वां हिस्सा, ये आपस में क्या है, समान है। तो यहाँ से आपने समीकरण के अनुरूप x बराबर 4y बटा 5 ये प्राप्त कर दिया। अब आपको पता हो तो सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100। तो इस फॉर्मूले की सहायता से है जो ब्याज ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखो ब्याज कितना आ जाएगा, पहले वाली राशि का ब्याज क्या आ जाएगा, पहली वाली राशि है क्या, x है। किस दर से जमा कराइए, 10% की दर से। कितने वर्ष के लिए करवाइए, 2 वर्ष के लिए। ये इस पहले वाली राशि का ब्याज आ जाएगा। दूसरी वाली राशि क्या है, y। किस दर से जमा कराइए, 12% की दर से। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। इस राशि का ब्याज ये आ जाएगा। और कुल ब्याज है जो इनको कितना प्राप्त हुआ है, 2500। बताओ लसअप कितना आ जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा 20x प्लस 24y बराबर में कितना आ जाएगा, 2500। क्रॉस गुना कर दोगे तो 20x प्लस 24y बराबर 2500 गुना 100। अब आप क्या कर दो, इस x का मान, अब आप क्या कर दो, इस x का मान इस समीकरण में x की जगह रख दो। तो ऐसा आप कह सकते हो 20 है का है जैसा, x की जगह 4y बटा 5, फिर 24y ऐसा का ऐसा, 2500 ऐसा का ऐसा, 100 ऐसा का ऐसा। देखो कट जाएगा ये कितनी बार, 4 बार। 4 का गुना 4 से कितना हो जाएगा, 16 और 24, 16y और 24y
कितना हो जाएगा ये 40y, और 40 गुना में तो क्या चला जाएगा भाग में। तो फाइनल आपका जो प्राप्त होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। y बराबर आपको प्राप्त होगा, पहले से देखो 2500 है ही है, 100 है ही है, और बटा में देखो 4 का गुना 4 से 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा 40, और 40y का 40 गुना में क्या जाएगा भाग में, 0 से 0, 4 के भाग से 100 कितनी बार कट जाएगा 25, और ये गुना हो जाएगा 25 का गुना 25 से 625, और पीछे 0 यानी y का मान कितना आ जाएगा 6250। जहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब आप x क्या लो, देखो x क्या है आपके पास 4y बटा 5, कैसे लिखोगे 4 बटा 5 जैसे का ऐसा, और y की जगह क्या लिख लोगे 6250। देखो 5 के पास ये कितनी बार कटेगा 1250 बार, और 1250 का गुना 4 से कितना हो जाएगा 5000। ये आपका किसका माना जाएगा x का, और y का मान कितना आ रहा है 6250। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो x है इनके पास कुल राशि कितनी है, तो वो कुल राशि p बराबर है x प्लस वाई, यानी कि 5000 प्लस 6250 यानी कि 11250। ये इन x के पास है जो कुल राशि हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला 11250। तीसरा प्रश्न था आपका एक मिश्रण से संबंधित प्रश्न है, देखना पानी और शर्करा के 3 लीटर पानी देखना एक तो 21 की बात हो रही है पानी की, और 21 की बात हो रही है शर्करा की। इसका जो मिश्रण है वो कितना है 3 लीटर मिश्रण है, उसमें से 40% तो क्या है आपकी शर्करा। पानी और शर्करा दोनों को मिला दिया जाता है, उसमें 40% तो है जो आपको पानी रखना है, और कुल मिश्रण है जो आपका कितना है 3 लीटर। फिर यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, ये एक बात की बात है कि अगर आप इस मिश्रण के अंदर 1 लीटर पानी को और ऐड करते हो तो फिर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें शर्करा का प्रतिशत कितना होगा। कुछ इससे कैसे समझौता कि पता चलेगा, देखना एक तो क्या है पानी, एक क्या है शर्करा, और इसका क्या है पूरा मिश्रण। क्लियर। फिर अगर मैं बात करूं कुल मिश्रण कितना है, तो 3 लीटर, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ 3000 मिलीलीटर। कुल मिश्रण कितना है 3 लीटर, और इसे मैं क्या लिख रहा हूँ 3000 मिलीलीटर। इस मिश्रण के अंदर शर्करा की बात करें तो वो कितनी है 40%। समझोगे क्या कहूँगा मैं, 100 मिलीलीटर के अंदर 40 मिलीलीटर क्या है शर्करा। फिर 1000 मिलीलीटर के अंदर 400 मिलीलीटर कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी शर्करा। और इसी को आगे बढ़ाओगे तो 3000 मिलीलीटर के अंदर 1200 है जो मिलीलीटर क्या हो जाएगी शर्करा। प्रतिशत निकाल रहा हूँ मैं एक साइड में कि 100 के ऊपर कितनी है 40, 1000 के ऊपर कितनी हो जाएगी 400, 3000 के ऊपर कितनी हो जाएगी 1200। यानी क्या कहते हो कि मिश्रण कितना है 3000 लीटर, इसमें 1200 मिलीलीटर, तो 3000 मिलीलीटर इसमें 1200 मिलीलीटर तो क्या है शर्करा। बात करें शेष क्या हो जाएगा इसका पानी, तो वो कितना रह जाएगा 1800 मिलीलीटर। पहली वाली कंडीशन। शर्करा की बात करें तो 40%, कुल मिश्रण की बात करें तो 3 लीटर, 3 लीटर को मैंने 3000 मिलीलीटर लिखा, शर्करा 40% यानी 12 मिलीलीटर हो जाएगी, और है जो पानी 1800 मिलीलीटर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। 1 लीटर पानी और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है। 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर है जो पानी क्या कर दिया जाता है 1000 मिलीलीटर पानी है जो क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से कुल पानी कितना हो जाएगा 2800 मिलीलीटर। क्या इन्होंने इसके अंदर शर्करा ऐड की, वो तो इतनी की इतनी है 1200 मिलीलीटर। तो नया जो मिश्रण बनेगा, ये दूसरी वाली स्थिति बन जाएगी आपकी, नया जो मिश्रण बनेगा वो कुल कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर का। स्थिति समझ में आई जो मैंने ये एक प्रकार से टेबल बनाई है। पानी और शर्करा का मिश्रण दे रखा था, 3000 मिलीलीटर पानी ये मिश्रण है जिसमें 1200 मिलीलीटर आपकी क्या है शर्करा, 1800 मिलीलीटर क्या है पानी। 1000 मिलीलीटर पानी और ऐड कर दिया, नया मिश्रण होगा उसमें पानी कितना हो जाएगा 2800 मिलीलीटर, शर्करा तो आपकी वो की वो रहेगी 1200 मिलीलीटर, नया मिश्रण कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। अब सवाल को पढ़ो, नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना है। तो मैं कह सकूंगा शर्करा का प्रतिशत, बताओ शर्करा कितनी नए मिश्रण के अंदर, ये मेरा नया मिश्रण है, बताओ नए मिश्रण के अंदर शर्करा कितनी है 1200 मिलीलीटर, कुल मिश्रण कितना है 4000, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। बताओ 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 4 के बड़े से 12 कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का गुना इस 10 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30%। यानी जो आपका नया मिश्रण प्राप्त होगा उसके अंदर जो आपकी शर्करा रहेगी वो कितनी रह जाएगी 30%। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न आया था आपका
नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज में ABCD में x और y के मान है जो आपको पता करना है। देखिए x और y की स्थिति क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और उसमें 4 कोण है जो आपको x और y की पदों में दे रखे हैं और फिर आपको है जो x और y का मान निकालना है। ऑप्शन क्या दे रखा है, x बराबर 1 में 25, y बराबर 12.5, x बराबर 12.5, y बराबर 25, x बराबर 15, y बराबर 30, x बराबर 30, y बराबर 15। ये स्थिति एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। मैं इसे किसी भी प्रकार से नाम लिख लेता हूँ ABCD। इसके 4 कोण दे रखे। पहला वाला कोण कितना है 4x प्लस वाई, दूसरा वाला कोण 150, तीसरा वाला कोण 75, चौथा वाला कोण 2x प्लस 5y। जो आपके कोण दे रखे हैं वो दो तो देखो स्पष्ट रूप से दे रखे हैं और दो है जो x और y की पदों में दे रखे हैं। दूसरी बात, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज। हमेशा ध्यान रखोगे समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये 3 विशेषता ध्यान रखोगे जो आपके सवाल हल करने में काम आती है। सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण बराबर। तो इस विशेषता के अंदर में जो कोणों की विशेषता है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो मैं कोणों की जो विशेषता है उसको लेके है जो सवाल को हल करने का प्रयास करता हूँ। देखना, जो B कोण है उसके सम्मुख कौन सा कोण है मेरा, D वाला। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, D वाला कोण जो मेरा है 2x प्लस 5y, इसे मैं बराबर के लिख लूंगा 150। फिर जो A कोण है मेरा उसके सम्मुख कौन सा कोण है, C वाला। तो मैं इसे क्या लिखूंगा 4x प्लस y बराबर 75। सम्मुख कोण लिखे मैंने। और कैसे लिखे, सम्मुख कोण हमेशा समांतर चतुर्भुज के अंदर कैसे होते हैं, समान होते हैं। मैंने बराबर लिख दिए, समान लिख दिए। अब बताओ, अब आप समांतर चतुर्भुज को एक बार भूल जाओ। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 2 समीकरण है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। केवल इतना सा काम करना है। समीकरण भी कैसी है, दोनों 2 चर वाली रेखिक समीकरण, जिसको हल करने के आपके पास कितनी विधियाँ होती है, विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, वज्रगुणन विधि होती है। लेकिन सीधी सी बात है, कंपटीशन है आपका, तो कंपटीशन तो आपको केवल कौन सी विधि ध्यान में रखनी है, विलोपन विधि से कर लेते। अब विलोपन विधि लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण को देखो तुलना करता हूँ। ऊपर वाले में मुझे क्या दिख रहा है 2x, नीचे वाले में क्या दिख रहा है 4x। सिंपल सा मुझे काम करना है। अगर मैं ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2x का क्या हो जाएगा 4x, और उसकी सहायता से है जो 4 विलोपित यानी 4x विलोपित हो जाएगा। करते देखना, 2 का गुणा 2x से कितना हो जाएगा 4x, फिर 2 का गुणा 5y से कितना हो जाएगा 10y, और 2 का गुणा 150 से कितना हो जाएगा 300। दोनों पक्षों में गुणा करोगे। नीचे वाले में कुछ नहीं कर रहे, 4x ऐसा का ऐसा, y ऐसा का ऐसा, 75 ऐसा का ऐसा। अब आप क्या करोगे, हल करने के लिए मैं विलोपित करने के लिए माइनस कर देता हूँ। ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा देता हूँ। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह निशान किसके बना देता हूँ, प्लस के। देखो प्लस का 4x है तो माइनस कर दिया, प्लस का y तो माइनस कर दिया, 75 प्लस का तो किसका कर दिया माइनस का। बताओ 4x से 4x गया, 10y में से y जाएगा तो कितना रह जाएगा 9y, और 350 में से 75 जाएगी तो 225। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। विलोपन विधि हल कर रहे हैं। फिर ये गुणा के अंदर 9 तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 225/9। बताओ 3 के पारे से कट रहा है ये 7 बार और 5 75 बार, और 3 के पारे से 3 बार। फिर वापस 3 के पारे से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 2 और 5 25 बार, और ये कितनी बार कटेगा 1 बार, यानी कि आपका y का मान आ जाएगा 25। y का मान कितना आ जाएगा आपका 25। अब आप क्या करोगे, इस y का जो मान है वो किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे ये समीकरण 2 में। देखो इजी रहेगा मेरा समीकरण 2 में रखना। बताओ समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस y बराबर 75। फिर ये जो मेरा पहला स्टेप था वो y का मान निकल गया। अब मैं x का मान निकल रहा हूँ, 4x प्लस y बराबर 75। बताओ 4x की जगह 4x, y की जगह 25, और बराबर में 75। प्लस का 25 किसका बन जाएगा माइनस का, 4x बराबर 75 माइनस 25, और ये आपका शेष क्या रह जाएगा 50। क्लियर। बताओ यहाँ से 4 जो गुणा में वो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये क्या आ जाएगा x बराबर 50/4, जो कितना हो जाएगा 25/2, और जो कितना हो जाएगा 12.5। ये आपका किसका मान आ जाएगा x का। बताओ x का मान कितना आ गया 12.5, y का मान कितना आ गया 25। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, x का मान 12.5 और y का मान 25। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी। अगला 5वां प्रश्न है, कभी 10 रुपये में 11 की दर से
पेंसिल खरीदता है, फिर वह 11 में 10 की दर से है जो इन्हें बेचता है, तो इस स्थिति में है जो उसे लाभ जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 10%, 11%, 20% या 21%। एक एक स्टेप को समझना। कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। देखिए खरीदता है मतलब कौन सा मूल्य, क्रम मूल्य, एक बार तो क्लियर होगी। फिर 10 रुपये तो वो देता है और पेंसिल उसे कितनी मिल रही है, 11। तो आप इसे ये कह सकते हो कि 11 पेंसिल का क्रम मूल्य कितना है, 10 रुपये। तो आप क्या कह सकते हो, एक पेंसिल का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 10/11 रुपये। एक एक नियम लगा दिया, पहले वाली स्थिति होगी। फिर दूसरी वाली स्थिति में ये क्या कह रहे हैं, देखिए बेचना है यानी विक्रम मूल्य हो जाएगा। फिर कैसे कहोगे, 11 में 10 की दर से, 11 रुपये में 10 पेंसिल, यानी आप ये कह सकते हो कि 10 पेंसिल का विक्रम मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 11 रुपये। और इससे पक्षांतर करोगे तो एक पेंसिल का विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 11/10 रुपये। क्लियर। 11 पेंसिल कितने में खरीदता है, 10 रुपये में। एक पेंसिल कितने में खरीदेगा, 10/11 रुपये। एक एक नियम। फिर 10 पेंसिल कितने में बेचा है, 11 रुपये में। तो एक पेंसिल कितने में बेचेगा, 11/10 रुपये में। ऊपर वाला क्रम मूल्य हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य। ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो सीधा सा फॉर्मूला इसका दो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटा क्रम मूल्य गुणा 100। बताओ क्या क्या लिखोगे, विक्रम मूल्य की जगह क्या लिखोगे, 11/10। क्रम मूल्य की जगह क्या लिखोगे, 10/11। फिर क्रम मूल्य की जगह क्या लिखोगे, 10/11 और गुणा में क्या लिखोगे, 100। ये आपका अंश पूरा, ये आपका हर पूरा। बताओ अंश के अंदर अगर मैं समझूँ तो मेरा जो लसअप आएगा वो कितना आ जाएगा, अंश के अगर समझता हूँ तो मेरा लसअप कितना आ जाएगा, 110। बताओ 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 का गुणा 11 से 121। 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 का गुणा 10 से 100। पूरा ही पूरा मेरा क्या हो जाएगा, अंश। फिर नीचे वाली पिन ऊपर जाएगी तो विपरीत कर दोगे, व्युत्क्रम कर दोगे, 11/10 और गुणा में साथ में 100 है ही है। ये आपका पूरा लाभ प्रतिशत। काट लो बोले, 11 से कितने बार कटेगा, 10 बार। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बताओ 121 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21%। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका लाभ। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। आपके छठे प्रश्न के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, यदि x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 से 125/126 हो तो इस पूरी इक्वेशन को आपको हल करके किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। एक इक्वेशन दे रखी है जिसको आपको क्या करना है, हल करना है और किसका मान निकालना है, यहाँ से x का। एक बार फिर से है जो आप इस समीकरण को लिख लेते हैं ताकि पता चले, x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 से 125/126। क्लियर। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर x का मान निकालना है तो ये जो बची हुई सारी संख्या है जो पक्षांतर करके प्लस की किसकी बना देनी है, माइनस की। लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस तीनों संख्या को, नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को ही इसी पक्ष के अंदर, LHS के अंदर ही मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ और फिर पक्षांतर कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का नीचे वाले हरों का क्या लेना पड़ेगा, लसअप 6 और ये 21। इस प्रकार से आपका जो इन दोनों का गुना होकर कितना हो जाएगा, ये 126। ये आपका क्या आ जाएगा, लसअप। ये पहले से जो x लिखा हुआ ऐसा का ऐसा। अब हल करो, 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखो 21 बार। 21 का गुना 5 से कितना हो जाएगा, 105। 7 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 18 बार। 18 का गुना 5 से कितना हो जाएगा, 90। 9 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 14 बार। और 14 का गुना 4 से 56 और बराबर के अंदर क्या हो जाएगा, 2 से 125/126। मैंने ऐसा का ऐसा फिलहाल लिखा। अब आगे क्या करोगे, देखना x प्लस इन तीनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इसका मान कितना आ जाएगा, 251/126। देखिए आगे क्या करोगे, 2 से 125/126, इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न बनाएंगे। साधारण भिन्न बनाने के लिए देखो 2 का गुना 126 से कितना हो जाएगा, 252 और 125 कितना हो जाएगा, 377। तो इसे इस तरीके से लिखोगे, 377/126। देखना 126 का गुना 2 से, फिर उसके अंदर 125 को जोड़ा, 377 और बटा 126 जो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न से क्या बन जाएगी, साधारण भिन्न। अब आप क्या करोगे, x ऐसा का ऐसा और ये जो 251/126 प्लस का तो किसका बना दोगे, माइनस का। तो इसकी वजह से 377/126 पहले से है, 251/126 पक्षांतर हो गए किसके बन जाएंगे, माइनस के।
अब तो कुछ नहीं करना है, केवल 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 लसअप आ जाएगा इसका 126, ऊपर हो जाएगा 377 माइनस 251। अब बताओ 377 में से 251 कटोगे तो कितना रह जाएगा, ये 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 126/126 जो कटकर कितना आ जाएगा आपका x का मान 1। इस प्रकार से आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न, अगर 7वें प्रश्न की बात करें तो एक रेखागणित का सवाल दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है और जिसमें कुछ इस तरीके से है जो हम कह सकते हैं 2 त्रिभुज बने हुए दिखेंगे आपको, एक बड़ा त्रिभुज इस साइड में दिखेगा, एक बड़ा त्रिभुज इस साइड में दिखेगा। त्रिभुज के अंदर अगर समझें तो ये ऊपर वाला कोण कितना है 40 डिग्री, नीचे वाला देखो ये नीचे वाला पूरा वाला कोण कितना है 85, और इस साइड में ये छोटा सा कोण है वो कितना है थीटा। क्लियर, ये पूरा बड़ा कोण कितना है पता नहीं है और ये छोटा वाला कोण कितना है ये पता नहीं है। कुछ इस तरीके की कंडीशन दे रखी है, इस पूरे कंडीशन के अंदर आपको है जो किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान। ये 35 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा या 65 डिग्री होगा। कैसे समझते हैं, कुछ इस तरीके से समझना। एक नियम होता है, ध्यान रखोगे कि एक वृत्त के अंदर कह सकते हैं, देखो आपको एक चाप दिख रहा होगा नीचे की ओर डीसी द्वारा, परिधि पर बनने वाले हमेशा कोण कैसे होते हैं समान। कैसे समझोगे, इस डीसी द्वारा एक तो बी कोण बन रहा है और इस डीसी द्वारा एक ए कोण बन रहा है। इस डीसी द्वारा एक तो बी कोण बन रहा है और एक इस डीसी द्वारा ए कोण बन रहा है। तो ये जो दोनों कोण हो गए वो कैसे हो गए, हमेशा ध्यान रखोगे एक ही वृत्तखंड द्वारा या एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण कैसे होते हैं समान। इस डीसी द्वारा बी कोण और इस डीसी द्वारा ए कोण है जो कैसा होगा समान। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर। फिर अगर मैं बात करूँ इस जो रेड लाइन वाला जो आपका त्रिभुज दिख रहा होगा तो इसमें आपको थीटा का मान आसानी से मिल जाएगा। कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। एक कोण तो इस रेड वाले को समझो, एक कोण तो कितना है 40 डिग्री। फिर दूसरा वाला इस पूरे कोण को समझो कितना है 85 डिग्री, और तीसरा वाला कोण ये छोटा सा समझो कितना है थीटा, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आपको ये आइडिया लग गया कि ये 40 डिग्री कोण है तो आप आराम से कर लोगे। और ये आइडिया आपको कैसे लगाना है, देखो एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण कैसे होते हैं समान। तो ये 40 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना हो जाएगा 180, ये 40, ये 85 और ये थीटा। अब बताओ 40 और 85 कितना हो जाएगा 125 प्लस थीटा बराबर कितना है 180। बताओ ये 125 प्लस का तो किसका बन जाएगा माइनस का, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 कितना रह जाएगा ये 55। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगले 8 से लगाकर जो 10 प्रश्न आपके रेखागणित ये शिक्षण विधियों से संबंधित है, इनको समझने का प्रयास करना। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। ध्यान रखना, गणित की प्रकृति है जो नहीं दर्शाता वो आपको देखना है। गणित की अपनी भाषा होती है, इसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो बिल्कुल गणित की अपनी भाषा भी होती है और सूत्र सिद्धांत प्रत्यय समझे जाते हैं। फिर गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। बिल्कुल गणित के अंदर किस प्रकार की व्याख्या करते हैं हम, अमूर्त प्रकार की करते हैं। फिर गणित में सामान्यीकरण का चित्र संकुचित होता है। ध्यान रखना, गणित का सामान्यीकरण का चित्र संकुचित न होकर ये व्यापक होता है, ये ध्यान रखोगे। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, उदाहरण से है जो हम सामान्यीकरण करते हैं नियम की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारा सामान्यीकरण कहलाता है एक प्रकार से। तो हम एक उदाहरण को अगर नियम बनाने का प्रयास करें तो अनेक प्रकार से व्यापक तरीके से है जो हल करके हम सामान्यीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। केवल एक संकुचित तरीका नहीं होता, ध्यान रखोगे। सामान्यीकरण का है जो चित्र संकुचित न होकर कैसा होता है व्यापक। फिर चौथा ऑप्शन संख्या स्थान मापन आदि गणित का आधार है। तो बिल्कुल संख्या गणित और संख्या स्थान और मापन के अलावा तो गणित होती ही नहीं है कुछ। तो आपका ऑप्शन है जो ए बी और डी ये तो सही हो जाएगी, लेकिन असत्य जो गणित की प्रकृति नहीं दर्शाता है तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला। अगला है गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये आपकी परिभाषा एक दी हुई है। गणित की जो उन्नति होती है वृद्धि होती है देश की संपन्नता से संबंधित है। जितनी है जो गणित उन्नति करेगा उतना ही है जो देश भी है संपन्न होता जाएगा। जितना है जो गणित वृद्धि करेगा उतना ही है जो देश संपन्न होता जाएगा। ये आपकी परिभाषा नेपोलियन की दी हुई है। किसकी है ये परिभाषा, नेपोलियन की। तो ये जो परिभाषा है जो आपका गणित का कौन सा मूल्य दर्शा रहा है, तो इसमें ध्यान रखोगे किसी प्रकार से इसमें अनुशासन की बात नहीं हो रही है, कलात्मक की बात नहीं हो रही है, नैतिक की बात नहीं हो रही है। एक प्रकार से समाज की तरक्की की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से सामाजिक मूल्य की बात हो रही है। अपना अगर समाज तरक्की करेगा तो देश स्वतः तरक्की करेगा, और देश अगर तरक्की करता है तो समाज भी क्या होता जाएगा विकसित। एक प्रकार से सामाजिकता के गुणों की बात हो रही है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा ए। और ध्यान रखोगे ये परिभाषा किसकी है, नेपोलियन की।
अगला 10वां प्रश्न है, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर तय किया जाए कि प्रत्येक व्यक्तिगत या वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण है जो तय कैसे करें। देखिए ऑप्शन को समझिए, योगात्मक आकलन। इसके अंदर तो क्या होता है, वर्ष भर हमने जो पूरा पढ़ाया उस पूरे को एक साथ है जो हम आकलन करते हैं संकलन के रूप में, तो वो योगात्मक आकलन होता है। फिर सूचनात्मक आकलन, तो इसमें हम केवल एक सूचना एकत्रित करने के माध्यम इस उद्देश्य से है जो हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। परीक्षण, किसी प्रकार के उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई है उसका पता लगाना। परीक्षण यानी कि हमने कितना है जो उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। और निदानात्मक, इस निदानात्मक में क्या होता है कि किसी शिक्षण के अंदर किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा है, उस दोष का कारण क्या है और ये किस प्रकार का दोष है, इसको जानने का प्रयास किया जाता है। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग जो है जो हमें भविष्य का शिक्षण तय करना है, तो हम किस में करोगे, हम किस में करेंगे, निदानात्मक परीक्षण में करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक प्रकार से अगर समस्या का पता हो गया कि समस्या क्या है और किस कारण से हो रही है, तो उसको है जो हम सॉल्व करके अपने भविष्य के शिक्षण की रणनीति है जो तय कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, अनौपचारिक की नहीं, यानी कि ये पूछ रहा है कि औपचारिक आकलन की विशेषता इसमें से कौन सी है। दो प्रकार के आकलन, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब तो क्या होता है, एक प्रकार से फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, समय सीमा निश्चित होती है, स्थान फिक्स होता है और उस जगह पर हमें जो क्या करते हैं, एक प्रकार से आकलन करते हैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में। और अनौपचारिक के मतलब अचानक से हम कर लेते हैं, किस प्रकार की ये जो पहले से व्यवस्था नहीं होती है, अचानक से है जो आकलन कर दिया जाता है, तो वो अनौपचारिक होता है। हमें किस प्रकार के ये पूछ रहा है, अनौपचारिक नहीं है यानी कि औपचारिक। देखिए, विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। फिर विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थी को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। और चौथा, उत्तर की विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांच कर ग्रेडिंग प्रदान करना। ध्यान रखना, ग्रेडिंग अंक प्रदान करते हैं उत्तर पुस्तिका को जांच करके, तो एक प्रकार की ये फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक औपचारिकता आ जाती है। बाकी तीनों ऑप्शन है जो कैसे हो जाएंगे, ये तीनों अनौपचारिक हो जाएंगे, लेकिन ये जो विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांच करके अंक और ग्रेडिंग दे रहे हैं, तो एक प्रकार की फॉर्मेलिटी हो जाएगी, ये फॉर्मल औपचारिक हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली का उपयोग करने हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणितीय शिक्षण में भाषा, गणितीय शिक्षण में मूल्य, गणितीय शिक्षण में सहसंबंध, गणितीय शिक्षण में उपकरण। ध्यान रखोगे, अगर शुद्ध शब्दावली सिखानी है और बच्चों को भी है जो शुद्ध शब्दावली के लिए प्रेरित करना है, तो हमें जो गणित की शिक्षण की भाषा जो होती है उसको सही से समझने का काम करना पड़ेगा। यानी ये जो गणितीय शिक्षण की भाषा में ये जो शब्दावली आ रही है, इसका हम उपयोग क्या करेंगे, गणित को प्रोत्साहित करने के लिए, शब्दावली को शुद्ध करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में लेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। विशेषता की पूछ रहा है, विशेषता की बात कर रहा है, वो भी ये पूछ रहा है कि सही नहीं दर्शाता है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। फिर गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क आदत करने का मार्ग है, तो बिल्कुल गणित की सहायता से है जो तर्क वितर्क करने की आदत होती है। फिर गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये कह रहा है कि अमूर्त विज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, गणित अमूर्त विज्ञान होती है, ऐसा नहीं कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित अमूर्त विज्ञान होती है। फिर गणित को संख्या, स्थान और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाए तो बिल्कुल गणित संख्या स्थान का ही विज्ञान है। लेकिन जो गणित आपकी है वो कैसी है, अमूर्त विज्ञान है, न कि अमूर्त विज्ञान नहीं है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा गणित की समस्या को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति एवं विशेषता को जानने की प्रक्रिया कहते हैं। नंबर 1, ध्यान रखना, गलतियों के बारे में कह रहा है कि गलतियों की हमें प्रकृति और विशेषता जाननी है, तो हम क्या कहोगे इसे, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, गणित में विषय वस्तु का विश्लेषण, गणित में त्रुटि का विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु का संश्लेषण, गणित में त्रुटि का संश्लेषण। अगर हम गलतियों की प्रकृति और विशेषता को जानने की कोशिश करेंगे तो हम एक प्रकार से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब फिर विश्लेषण कर रहे हैं तो हम विषय वस्तु का नहीं कर रहे, हम विश्लेषण किसका कर रहे हैं, गलतियों का यानी त्रुटियों का कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से कह सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, त्रुटियों का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न। देखिए, हमने जो पहले से पढ़ रखा है उसे तो हम क्या कहेंगे, पूर्व ज्ञान। लेकिन अगर हम नया पढ़ाना चाहते हैं तो उस पूर्व ज्ञान को जोड़कर है जो हम नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना।
पहले से जो हमने पढ़ा है उसी की ओर हम क्या करेंगे, उसी को है जो काम में लेते हुए हम नया जो पढ़ाना है उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम नया जो पढ़ाना चाहते हैं उसकी ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे क्या कहोगे, प्रस्तावना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम को निर्माण अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। अगर आप गणित का पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहते हैं तो इसमें से है जो कौन सी ऐसी बात है जिसको हमें ध्यान रखना नहीं चाहिए या वो हमारे काम की नहीं है। देखिए, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल, गणित जो पढ़ाते हैं वो विद्यार्थी से केंद्रित लेकर हम उसका पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित, करके सीखने पर आधारित, जॉन डीवी की संकल्पना है ये करके आधारित प्रेरणा विधि एक प्रकार से। तो गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। फिर गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक व तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी होना चाहिए। लेकिन गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि गणित का ही पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहते हैं और गणित के अध्यापक की उसमें सहमति नहीं होती, तो फिर वो किस प्रकार का पाठ्यक्रम गणित का हुआ। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, डी। अगला 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधित कमजोरी को जानने की अच्छी विधि नहीं है। ध्यान रखना, ये जो शिक्षण मनोविज्ञान के जो प्रश्न होते हैं अधिकांश उसमें ये नई शब्द का उपयोग किया जाता है और हम हैं जो आते हैं वो भी सवाल को गलत कर लेते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष के अंदर व बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों की तुलना करना। देखिए, अंदर और बाहर कहीं भी प्रश्न कर सकते हो ताकि पता रहे कि बच्चे के अंदर निरंतरता बनी रहे। फिर मौखिक कार्य भी करवा सकते हो, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे विद्यार्थियों की तुलना करना ये एक अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, डी। इस प्रकार से जो अपने 10 शिक्षण वीडियो के प्रश्न पूरे होते हैं और फिर 18वां सवाल जो अगला फिर से है अंक गणित से संबंधित अपना सवाल है उसको समझते हैं। दो पूर्ण संख्या दी गई है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। यदि बड़ी संख्या का क्या कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं और फिर उसमें छोटी संख्या का क्या देते हैं, भाग विभाजित करते हैं। तो भागफल तो आपका कितना प्राप्त होता है, 4, और शेषफल है जो आपका कितना प्राप्त होता है, 3। फिर दूसरी कंडीशन, यदि छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 5, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1। तो इस स्थिति के अंदर ये पूछ रहे हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। समीकरण पहले हमें बनानी पड़ेगी और फिर हमें है जो इसे हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, समीकरण बनाने से पहले हमारे पास दो पूर्ण संख्या जो इसके अंदर दी हुई नहीं है तो उसे हम कुछ ना कुछ मानेंगे। इस प्रकार से मानेंगे, एक को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y। क्लियर। फिर कह रहे हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात करें तो हम x को तो मान लेते हैं बड़ी संख्या और y को मान लेते हैं छोटी संख्या, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो किसी भी एक को तो बड़ी मान लेते हैं, किसी भी एक को छोटी मान लेते हैं। या तक क्लियर हुआ। अब जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से बढ़ते हैं। बड़ी संख्या के 3 गुणे, बड़ी संख्या अपनी कौन सी है, x, इसका 3 गुना, बड़ी संख्या के 3 गुणे यानी कि बड़ी संख्या x और उसका 3 गुना में छोटी संख्या का, इस संख्या के अंदर 3 गुणे में छोटी संख्या का क्या देते हैं, भाग। बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल तो कितना प्राप्त होगा, इस स्थिति में इस प्रक्रिया में भागफल तो कितना प्राप्त होगा, 4, और शेषफल कितना प्राप्त होगा, जो भी भाग की प्रक्रिया होगी पूरी करेगी तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3। क्लियर। एक स्थिति तो ये दे रखी है। फिर दूसरी स्थिति इन्होंने क्या दी है, दूसरी स्थिति इन्होंने दी है कि छोटी संख्या के 7 गुणे में, छोटी संख्या का आपकी बार क्या करना है, 7 गुना करना है। तो छोटी संख्या अपनी कौन सी है, y, और इसका 7 गुना यानी 7y के अंदर ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, यानी बड़ी संख्या अपनी x, इसका भाग दिया जाता है तो भागफल तो कितना प्राप्त होता है, 5, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1। तो इस स्थिति के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का। दोनों स्थिति समझ में आ गई होगी। मैंने बड़ी संख्या x को माना, छोटी संख्या को y को माना। फिर बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल 4, शेषफल 3। छोटी संख्या के 7 गुणे में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल 5, शेषफल 1। इस दोनों ही स्थिति के अंदर मैं क्या करूँगा, समीकरण बनाने की कोशिश करूँगा। और समीकरण बनाने के लिए यूक्लिड प्रमेय जो आपकी 10th क्लास की प्रमेय है या छोटी क्लास में भी हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है। सीधी सी बात है, भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो इस यूक्लिड प्रमेय को अप्लाई करके है जो हम इन दोनों स्थितियों की समीकरण बनाएंगे। देखिए, भाज्य अंदर वाला हो जाएगा, भाजक बाहर वाला हो जाएगा, भागफल और शेषफल। तो पहले वाली समीकरण क्या बनेगी, भाज्य 3x बराबर भाजक y और भागफल 4 प्लस शेषफल 3। इसी प्रकार से है जो या इसे सीधे इस तरीके से लिख लेते हैं, 3x बराबर 4y प्लस 3। इसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, 7y, भाजक बराबर कितना हो जाएगा, x, भागफल बराबर कितना हो जाएगा, 5, और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 1। समीकरण क्या बनेगी आपकी, 7y बराबर 5x प्लस 1।
क्लियर। पक्षांतर करो, 3x है जो है ये, प्लस का 4y किसका बना दिया, माइनस का, और बराबर में कितना रह जाएगा 3। ये आपकी समीकरण 1। इसी प्रकार से इस वाले में भी क्या करेंगे, पक्षांतर करने की कोशिश करेंगे। प्लस का 5x किसका बन जाएगा, माइनस का 5x, 7y ऐसा का ऐसा, और बराबर में 1 है जैसा का जैसा। समीकरण आपकी कौन सी हो जाएगी, 2। क्लियर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, छोटी संख्या यानी y ज्ञात करना है। तो x को हटाने के लिए क्या करें, विलोपित करने की कोशिश करते हैं। समीकरण देखो, इसमें 3x आ रहा है, इसमें 5x आ रहा है, विलोपित कैसे करेंगे, इस ऊपर वाले समीकरण का तो गुणा किससे करेंगे, 5 से, और नीचे वाले समीकरण का गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो देखो क्या प्राप्त होगा, 5 का गुणा 3x से कितना हो जाएगा, 15x, फिर 5 का गुणा 4y से कितना हो जाएगा, 20y, 5 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 15। क्लियर। नीचे वाले में बताओ, 3 का गुणा 5x से कितना हो जाएगा, माइनस का 15x, फिर 3 का गुणा 7y से कितना हो जाएगा, 21y, और 3 का गुणा 1 से कितना हो जाएगा, 3। समीकरण को हल करेंगे, प्लस माइनस करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखो पहले से कट रहा है, प्लस माइनस 15x कट जाएगा, पहले से कट रहा है, 15x से 15x कट जाएगा, फिर 21y में से 20y जाएगा तो कितना रह जाएगा y, 15 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से आपका y का मान कितना आ जाएगा, 18। और y अपनी कौन सी संख्या थी, छोटी वाली संख्या थी, तो छोटी वाली संख्या कौन सा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। y बराबर कितना आ जाएगा, 18, छोटी संख्या। ये मैंने भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यूक्लिड पर में लगाइए, और इन दोनों को समीकरण में निरूपित किया। फिर समीकरण को हल करने के लिए देखो, पहले वाली समीकरण मेरी ये वाली थी, दूसरी वाली समीकरण मेरी ये वाली थी। इस समीकरण में विलोपित किसको कर रहा हूँ मैं, x को, तो इसके लिए मैंने ऊपर वाले समीकरण को तो 5 से गुणा किया, नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा किया। फिर 5 का गुणा देखो, इस पूरे से 15x हो जाएगा, 20y हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। 3 का गुणा देखो, माइनस 15x हो जाएगा, 7 से 21y हो जाएगा, और 3 से 1 हो जाएगा, और फिर सीधे जोड़ रहा हूँ, 15x से 15x कट जाएगा, 21y में से 20y जाएगा तो y, और 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार से आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 18, और y को हमने कौन सी संख्या मानी थी, छोटी, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, एक संख्या दे रखी है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की एक संख्या दे रखी है, जिसमें हमें 7 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, और फिर इन स्थानीय मानों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा वो करना है। देखिए, एक तरीका तो क्या होता है, स्थानीय मान में क्या होता है, उस अंक की जो स्थिति होती है उसके बाद उसके अनुसार उस अंक का मान स्थानीय मान के अंदर आता है। जैसे कि अगर दाई के ऊपर स्थित है कोई अंक, तो उसे हम, जैसे 2 दाई पर स्थित है तो हमें 20 कहेंगे, 3 दाई पर स्थित है तो 30 कहेंगे, 4 है तो 40 कहेंगे। इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान पर स्थित है तो 1 है तो 100 कहेंगे, 2 है तो 200 कहेंगे, 3 है तो 300 कहेंगे। इस संख्या का एग्जाम्पल समझो, 8 को अगर देखें तो सैकड़े के स्थान पर है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 800 पढ़ेंगे, 8 का स्थानीय मान 800। 5 को देखो तो ये 1000 के स्थान में, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या पढ़ेंगे, हम 5000 पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब ऑप्शन की बात आती है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे इस तरीके से समझो। देखो मैं इसे एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 1 7 0 6 5 8 0 9। इसको समझना, अगर मैं 7 और 6 की बात करूँ, 7 और 6 की बात करूँ तो इसके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है। फिर 6 और 9 की बात करें, अगर 6 और 9 की बात करें तो इसके बीच में 1 2 3 अंक आ रहे हैं। तो जब आप स्थानीय मान निकालोगे तो वो जो बीच में अंक आ रहे हैं उनको आप 0 मानकर है जो इनका योग मानोगे। जब स्थानीय मान का योग करोगे तो इसके बीच में जो जो अंक आ रहे हैं उनको 0 मानकर है जो अंक करेंगे। देखो 7 और 6 के बीच में 1 अंक आ रहा है, तो यानी देखो किस किस में है 7 और, इस एक ए ऑप्शन में है जो 7 और 6 के बीच में 1 0 है, और सी ऑप्शन में 7 और 6 के बीच में 1 0 है। या तो ए ऑप्शन होगा अपना, या फिर कौन सा ऑप्शन होगा, बी। फिर 6 और 9 के बीच में कितने 0 आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, 3, तो कितने 0 हो गए, 3। तो देखो इसमें तो 2 0 है जबकि इसमें 3 0 है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न है, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, छोटी से बड़ी यानी कि बढ़ते क्रम के अंदर व्यवस्थित किया जाए, एक प्रकार से कह सकते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्न में से कौन सी भिन्न है जो मध्य में आएगी। देखो कितनी भिन्न दे रखी है, 1 2 3 4 5, टोटल है जो 5 संख्या दे रखी है। इनको हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो जब आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो निम्न इन 5 भिन्न में से कौन सी एक ऐसी भिन्न होगी जो बीच में आएगी, वो हमें पता करना है। देखिए समझते, एक बार मैं फिर से इस भिन्न को लिख लेता हूँ, 1/3 31%, 3/10 0.313, 0.909 और बटा में 3। ये कितने भिन्न है मेरे पास, टोटल 5 भिन्न है, जो कुछ भिन्न बनी हुई नहीं है और कुछ पूरी व्यवस्थित भिन्न बनी हुई है। तो हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। 1/3 तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 31%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो आप इसे 31/100 कहोगे। फिर 3/10,
और अगली वाली है 0.909 बटा में 3। केवल मैंने प्रतिशत को है जो भिन्न बना दिया। अब क्या करेंगे, भाग देने का प्रयास करते हैं। 1 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो हमें पता है कि हमेशा आता है 0.33333 आवर्ती दशमलव संख्या होती है, 3 के रूप में ये बढ़ता जाता है। फिर 31/10 को आप 100 से भाग दोगे तो 0.31 होगा, 3/10 को भाग देंगे तो 0.3 होगा, फिर 0.313 तो है ही, और 0.909 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 0.303 होगा। फिर अगर समझिएगा तो पॉइंट के पीछे अगर 0 बढ़ा भी दिए जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सभी को 3, ये भी 3 अंकों की, तो मैं इसे भी 3 अंकों का बना देता हूँ, इसे भी 3 अंकों का बना देता हूँ। ये 3 अंक पहले से सभी में है। इस प्रकार से है जो आपकी कुछ संख्या निरूपित हो जाएगी पॉइंट के अंदर। सरल कर दिया मैंने। अब देखना, जो सबसे पहले आएगा उसके हिसाब से इनमें क्रमांक लगाने का प्रयास करते हैं। इन पॉइंट को एक बार भूल जाओ, पीछे वाली संख्या को देखो केवल। देखो सबसे पहले तो क्या आएगा 300, फिर क्या आएगा 303, 303 के बाद क्या आएगा 310, फिर क्या आएगा 313, और लास्ट में क्या आएगा 333। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है इसके अंदर 300, फिर उसके बाद 303, फिर उसके बाद 310, फिर 313 और 333। इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। तो आप क्रम अगर बनाते हो तो सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 जो तीसरे नंबर की पिन होगी वो आपके बीच में आ जाएगी, और तीसरे नंबर की पिन आपकी है 0.310। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपका ये जो 0.310 कौन सी थी, 31% थी। तो आप कह सकते हो कि आपका जो सी ऑप्शन है 31%, ये इन पांचों पिन के अंदर से कहाँ आएगी, बीच में, मध्य में आएगी। अगला 21वां प्रश्न आपके एक अवबोध से संबंधित प्रश्न है। एक बाकी दे रखी है 9, x 7, 6 और उसमें से है जो x 9, x 6, y 9 को घटाया जाता है। शेषफल है जो 3 y 7 रहता है। एक आपको बाकी दे रखी है, उस बाकी के अंदर है जो कुछ डिजिट है जो दी हुई नहीं है, अज्ञात है। तो उस अज्ञात डिजिट को आपको ज्ञात करने का प्रयास करना है एक अवबोध के आधार पर, समझ के आधार पर। तो एक बार ऑप्शन को क्रॉस चेक कर दो। अगर मैं x की जगह 9 रखता हूँ तो होगा क्या, ध्यान रखना कि 9 में से 9 जाएगा तो 0 शेष रहेगा, जबकि आपके शेष कितना रह रहा है 3। तो ये x बराबर 9 वाले ऑप्शन को तो आप सीधे सीधे हटा लोगे, यानी y बराबर 3 आपका नहीं आएगा। अब आप y बराबर या तो 9 आएगा या 8 आएगा, और x बराबर 3, 4 या 5 कुछ भी आ सकता है। तो वो एक बार समझने के लिए मैं एक बार बाकी को फिर से लिख रहा हूँ। 9, x 7, 6, x 6, y 9, और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे शेषफल क्या रह, ये शेषफल क्या रह रहा है 3 y 7। ये है, देखना 6 में से 9 नहीं जाता है तो आपको पता है कि पास वाले से आपको उधार लेना पड़ेगा। इसे क्या बनाना पड़ेगा 16, और इसे क्या बनाना पड़ेगा 6। 16 में से 9 घटाओगे तो 7 रहेगा। पहले वाली इकाई अंक तो संतुष्ट है। दाई की बात करें तो 6 में से ऐसा क्या घटा है कि वही रहे, यानी 6 में से y घटाए और y रहे। 6 में से ऐसा क्या घटा है कि वही रहे। तो देखो एक स्थिति तो ये बन रही कि 6 में से 3 घटाते हो तो 3 रहता है, लेकिन मैंने ये 3 पहले से हटा दिया, ए ऑप्शन को पहले से हटा दिया। और क्यों हटाया उसका रीजन आपको पता चल गया होगा आगे x को देखकर। ठीक है, तो 3 को तो रख नहीं सकते, तो आपको फिक्स है कि आपको बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी, और बड़ी संख्या रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 16 बनाना पड़ेगा। 16 में से कुछ घटाएगी और कुछ शेष रखेगी, और वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास वाले से उधार लेना पड़ेगा। तो एक बात अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि मुझे x जो भी डिजिट होगा उस x से मुझे उधार लेकर इसे 16 बनाना पड़ेगा, और जब मैं इसे 16 बनाऊंगा तो 16 में से ऐसा क्या घटाओगे वही रहे, तो वो या तो 9 घटाऊंगा या 8 घटाऊंगा। देखिए 16 में से 9 घटाता हो तो 7 रहता है, 16 में से 8 घटाता हो तो 8 रहता है, यानी कि अब दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। 9 नहीं घटा सकते हो आप, 16 में से 8 घटाओगे और 8 शेष रहेगा। या तक तो क्लियर हो गया। क्लियर। अब अगले वाले स्टेप पे बढ़ते हैं। देखो 8 आपको पता चल गया कि y का मान है जो कितना है 8 है, y का मान कितना है 8। अब ऐसी क्या संख्या ले कि उसमें से 6 घटाते और 8 रहता है, ऐसी क्या संख्या ले कि 6 घटाते और 8 रहता है। तो देखो जो संख्या होगी वो 8 से बड़ी होगी, और उसमें से 6 घटाओगे। आप क्या करते हो 8 और 6 को जोड़ दो ताकि आपको पता चल जाएगा कि ऊपर क्या लेना है। देखो 8 और 6 14 होता है, यानी कि 14 में से 6 जाएगा तो कितना रह जाएगा 8, या क्या होना चाहिए 14। लेकिन आप 14 भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक डिजिट है जो 5 उधार दे दिया था, यानी यह 15 होगा। 15 यानी कि 5 होगा। देखो अगर मैं यह 5 रखता हूँ तो होगा क्या, मैं 5 में से पहले से एक उधार पास वाले को दे चुका हूँ, यानी कि यह 4 शेष रह जाएगा, और 4 में से तो 6 घटेगा नहीं। अब पास वाले से उधार लेकर यह कितना बना लोगे 8, और यह कितना बना लोगे 14। 14 में से 6 घटाओगे तो कितना शेष रह जाएगा 8। और अंतिम देखो 8 में से अगर आप x की जगह है जो आपने 5 रखा है, तो देखो 8 में से 5 घटाते हैं तो क्या रह जाता है शेषफल 3। ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो आपका y तो 8 आ रहा है और x आप क्या संतुष्ट करवाओगे 5। ये 5 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 5
रखूँगा तब जाके मेरा पास वाले को एक उधार चला जाएगा, यह 4 हो जाएगा, और 4 को मैं एक उधार लेकर 14 बना लूँगा, और 14 में से 6 घटा के 8 शेष रख लूँगा, और 9 में से एक उधार पास वाले को दिया था 8, और 8 में से देखो मैं 5 रख रहा हूँ, उसकी वजह से 8 में से 5 जाएगा, और मेरा शेष को कितना रह जाएगा 3। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 5 और y का मान कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगला 22वां जो प्रश्न है वो अपनी समझ के आधार पर एक प्रश्न दिया था कि x के पास है जो 55,600 रुपये है, उसने किसी योजना के अंदर निवेश किया और उसके पास है जो धन 8 गुना प्राप्त होता है। देखिए x नाम के एक व्यक्ति है, उसके पास 55,600 रुपये थे, उसने किसी योजना के अंदर है जो पहले धन को निवेश किया और फिर उसे प्राप्त जो धन हुआ वो कितना हुआ, उसे 8 गुना धन प्राप्त हुआ। फिर उसने उसमें से 57,986 एक संस्था को क्या कर दिया, इसने दान दे दिया। जो धन 8 गुना प्राप्त हुआ तो उसने इसमें से एक संस्था को जो है 57,986 धन दान दे दिया। फिर पुनः जो शेष बचेगा उसे है जो वो क्या करता है, निवेश करता है। लेकिन अब की बार जो निवेश किया तो देखिए बार बार है जो लाभ नहीं होता है, तो इस बार इन्होंने जो निवेश किया तो इनको 1/3 है प्राप्त हुआ। तो अब बताओ x के पास धन कितना है। एक एक स्टेप जो दिया हुआ है उसके आधार पर चलते जाते हैं। देखना सबसे पहले उसके पास धन कितना है 55,600, फिर इसने निवेश कर दिया, तो इस प्रकार से जो निवेश करने के बाद धन प्राप्त हुआ वो उसे 8 गुना अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि 8 गुना 55,600 था, तो 8 गुना 55,600। देखो गुना करो, इसका गुना कितना आ जाएगा, इसका 4,44,800। ये 8 गुना ये धन इनको प्राप्त हुआ। फिर तीसरी स्थिति क्या कह रही है कि जो 8 गुना धन प्राप्त हुआ उसमें से इन्होंने है जो 57,986 दान दिया, यानी आप कह सकते हो इसे 4,44,800 धन था, उसमें से इन्होंने है जो 57,986 का क्या कर दिया, दान दे दिया। देखिए 57,986 ये इन्होंने इसमें से क्या कर दिया, दान दे दिया। तो इस प्रकार से ये जब घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना रह जाएगा 3,86,814। ये राशि इनके पास क्या हो गई, शेष रहेगी। पहला स्टेप ये धनराशि इनके पास थी, निवेश करने पर 8 गुना प्राप्त इतना हुआ, इसमें से इन्होंने दान 57,986 किया, तो अब इनके पास 3,86,814 राशि शेष रहती है। अब ये क्या करते हैं, एक बार फिर से है जो निवेश करते हैं। तो अब की बार जो निवेश किया इन्होंने वो कितना किया 3,86,814, और इनको इसमें से 1/3 ही प्राप्त हुआ, यानी तीसरा भाग इनको प्राप्त हुआ। बाकी शेष है जो इनको कितना प्राप्त हुआ 1/3। तो जब 1/3 की बात करें तो इनको कितना प्राप्त होगा, 3 का भाग देंगे तो 1,28,938। और ये इनकी जो फाइनल राशि है जो इनके पास शेष रह जाती है ये कितनी है, ये इन्होंने पूछा है। तो ये जो आपकी 1,28,938 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1,28,938 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए वाला। अगला 23वां प्रश्न है, एक सम बहुभुज की बात करें जिसकी भुजा कितनी है 9, तो प्रत्येक बहिष कोण कितना होना चाहिए। एक सम बहुभुज की बात की जा रही है, फिर उसकी भुजा कितनी है तो वो भी बात की जा रही है, 9 भुजा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रत्येक बहिष कोण जो बाहर की ओर बनने वाले कोण होगा उस प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना होगा वो हमें क्या करना है, पता करना है। देखिए बहुभुज की बात करें तो एक बात तो ध्यान रखोगे कि जब प्रत्येक भुजा अगर बढ़ा दी जाती है तो बाहर की ओर जो निर्मित कोण बनते हैं उनको बहिष कोण कहते हैं। दूसरी बात, जितनी भुजा वाला बहुभुज होता है उतने ही है जो बाहर कोण बनते हैं। क्लियर, 2 चीज़ हो गई। तीसरी बात, अगर आपका बहुभुज सम बहुभुज है यानी उसकी सभी भुजाएं समान है तो जो बाहर के और जितने भी बहिष कोण बनेंगे वो भी सारे कैसे हो गए, समान। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, बाहर के और जितने कोण बनते हैं ध्यान रखोगे उन सभी का योग कितना होता है 360। इन 4 तथ्यों को अगर आप दिमाग में रख लोगे तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। बहुभुज जितनी भुजा होती है उतनी भुजा वाला बहुभुज कहलाता है। 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो छठभुज। क्लियर। फिर प्रत्येक भुजा को बाहर की ओर अगर बढ़ाओगे तो बाहर की ओर जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, बहिष कोण। जितनी भुजा उतने कोण, जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग कितना होता है 360। अगर सम बहुभुज है तो कोण भी प्रत्येक कैसे बनेंगे, समान। अब देखो इस सवाल के अंदर सम बहुभुज है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बाहर की ओर बनने वाले सारे कोण कैसे हो गए, समान। फिर 9 भुजा यानी कि दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि बाहर की ओर कितने कोण बनेंगे, टोटल 9। और बहिष कोण प्रत्येक का पता करना है, ध्यान रखो कि बाहर की ओर बनने वाले सारे कोणों का योग कितना होता है 360। 9 कोण बनेंगे तो यानी 9 का भाग दे दो, प्रत्येक कोण कितना होगा वो पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 40। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। ध्यान रखो कि बाहर की ओर जो बनने वाले बहिष कोणों का योग हमेशा ही कैसा भी बहुभुज है, भले चतुर्भुज है, पंचभुज है, छठभुज है, सप्तभुज है, प्रत्येक स्थिति में बाहर की ओर बनने वाले कोणों का योग हमेशा एक सा रहता है, नियत रहता है 360। ये ध्यान रखोगे। और समान बहुभुज है तो प्रत्येक कोण समान होगा। अगला 24वां प्रश्न है, एक वर्ग
दे रखा है जिसका परिमाप दे रखा है 144। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के बराबर है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। पहले तो देखो एक वर्ग दे रखा है जिसका परिमाप दे रखा है 144। इस स्थिति के अंदर आपको क्या पता चल जाएगा कि भुजा इसकी कितनी हो जाएगी। ध्यान रखो परिमाप 4, भुजा का 4 गुना करने पर प्राप्त होता है, तो भुजा 4 का भाग दे देंगे 144/4। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रत्येक भुजा आएगी वो आ जाएगी आपकी 36। एक वर्ग दे रखा है जिसका परिमाप दे रखा है 144। अगर परिमाप 144 है तो भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 4 का भाग दे देंगे 36 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि वर्ग का क्षेत्रफल, बताओ अगर परिमाप 36 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा 36 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 गुना 36, जो भी आएगा वो ऐसा कैसे रख लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का 36 गुना 36। मैंने केवल एक लाइन को देखकर मैं क्या समझ सकता था वो मैंने केवल जानने की कोशिश की। देखिए एक वर्ग का परिमाप कितना 144, तो उससे उसकी भुजा कितनी होगी 36। फिर अगर भुजा 36 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा 36 इंटू 36। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के बराबर है, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है, यानी इसी को मैं बराबर क्या कह सकता हूँ, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ में आया। आगे बात करते हैं आयत की लंबाई कितनी है 81 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्या बताना है आपको, अंतर ज्ञात करना है। अब देखो तीसरी बात, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 36 इंटू 36, तो आयत का क्षेत्रफल भी 36 इंटू 36 बराबर लंबाई। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 81 और चौड़ाई आपको पता नहीं है तो चौड़ाई ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। अब बताओ ये 81 जो गुना में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ से आप कह सकते हैं चौड़ाई बराबर 36 गुना 36 और बटा में क्या लिख लोगे 81। 9 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 9 बार और इसमें 4 बार, इसमें 9 का भाग फिर से कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी 16। वर्ग का परिमाप 144, भुजा 4 का भाग दे दिया 36, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 गुना 36 और ये आपका आयत का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। अब कंपटीशन के अंदर हमें गुना करने नहीं बैठना है क्योंकि हो सकता है वो आगे की कट जाए, तो मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया। फिर आयत का क्षेत्रफल कितना था, क्या होता है फॉर्मूला लंबाई टू चौड़ाई, तो मैं क्या लिख लूँगा 36 इंटू 36 बराबर लंबाई 81 और चौड़ाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, तो 81 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 9 का भाग दे दिया 9 बार और 36 में 4 बार, फिर 9 का भाग दे दिया 36 में 4 बार। इस स्थिति में 4 और 4 का गुना कितना हो गया 16, ये आपकी क्या आ गई चौड़ाई। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो यहाँ से आप सीधी सी बात है क्या कह दोगे, अंतर बराबर कितना हो जाएगा 81 माइनस 16, ये आपका क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। कितना हो जाएगा देखो 81 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर, जो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 25वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या इस तरह से देखिए कि 408 और 1032 का जो मसब है आप इसे 1032x माइनस 408 की पदों में व्यक्त कर सकते हैं। एक और स्थिति दे रखी है x प्लस वाई बराबर कितना है 7, तो आपको x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ये 3 आता है, -3 आता है, 2 आता है या -2 आता है। इस पूरे सवाल को करने से पहले इस समीकरण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आप 408 और 1032 का क्या निकाल दो मसब। ये आपके 10th क्लास का सिंपलर सवाल है, इस प्रकार का एक सवाल है आपके 10th क्लास में। केवल ये आके x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई, इस सवाल को कुछ ऐड कर दिया गया है। देखो एक 408 और 1032 के मसब की बात करें तो मैं भाग विधि का प्रयोग करूँगा। इसके अंदर छोटी संख्या 408 का भाग बड़ी संख्या 1032 में देने का प्रयास करो। ये लगभग 2 बार जाएगा 816, तो शेषफल आपका रह जाएगा 16, 32 में से 16 जाएगा तो 16 और 8 यानी कि ये 216। फिर देखो अगर शेषफल 0 रह जाता है तब तो छोटी संख्या आपका मसब हो जाता है, लेकिन शेषफल 0 नहीं रहता तो भाग को और आगे बढ़ाया जाता है। यानी अब आप क्या करोगे 408 के अंदर भाग दोगे किसका 216 का। देखो 216 का डबल 432 जो ज़्यादा हो जाएगा तो ये भाग एक बार ही जाएगा 216, और अगर आप घटाने का प्रयास करोगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 10 में से ये जाएगा 1 तो 9 और 3 में से 192, कुछ इस तरीके से रह जाएगा। देखो शेषफल अभी भी 0 नहीं आ रहा है तो भाग को और आगे बढ़ाएगा, यानी कि अब फिर से 192 का भाग देंगे। अब की बार भाग किसमें देंगे 216 के अंदर, सिंगल एक बार जाएगा 192, शेषफल क्या रह जाएगा 4, 2 चॉइस। देखो अभी भी शेषफल नहीं रह रहा है 0, तो फिर से भाग को आगे बढ़ाएंगे 192, ये लगभग आपका जाएगा 8 बार 32, 3, 16 और 19, यानी कि 192, शेषफल कितना आ जाएगा 0। मसब भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है, भाग को आगे बढ़ाते रहो जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आता है। जब 0 शेषफल आ जाता है तो जिस संख्या का आपने भाग दिया था वही आपका क्या कहलाता है मसब कहलाता है।
कितना आ जाएगा इसका मसब 24। अब इस समीकरण को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। देखिए सवाल के अनुरूप आपका जो मसब है वो आप कुछ इस तरीके से पदों में व्यक्त कर सकते हो। तो आप इसे व्यक्त कर दो 1032x - 408y बराबर आपका मसब कितना आ जाएगा 24। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x + y बराबर 7। ये आपके पास 2 समीकरण आ जाएगी। एक समीकरण तो आपको पहले से दे रखी थी और दूसरी समीकरण आपने जो सवाल के अनुरूप मसब के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हल करने का प्रयास करो, कुछ नहीं करना है। विलोपन विधि, ऊपर वाले समीकरण को कुछ मत करो, नीचे वाले समीकरण का गुणा 408 से कर दो ताकि आपका y है जो विलोपित हो जाए। कैसे होता है देखो, पहले वाले समीकरण तो ऐसा कैसा लिख रहा हूँ 1032x - 408y बराबर 24। और दूसरे वाले समीकरण को 408 से गुणा करके क्या लिखूंगा 408x + 408y और बराबर में 408 का गुणा 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 28। देखो 408 से 408 कट जाएगा, इस साइड को जोड़ दो कितना आ जाएगा ये x ऐसा कैसा कुछ इस तरीके से इसकी जोड़ा जाएगी और साइड दूसरे वाले पक्ष को जोड़ दो। अब बताओ x के साथ जो गुणा में का चला जाएगा भाग में, ये आ जाएगा 2880 भाग 1440 और काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। x का मान कितना आ जाएगा 2। आपको पता है कि 2 अगर समीकरण 2 में रखते हो सीधी सी बात है x का मान अगर 2 आ रहा है तो y का मान कितना होगा 5। और आपको सवाल के अनुरूप क्या ज्ञात करना है x - y यानी कि 2 - 5 ज्ञात करना है। बताओ कितना आ जाएगा ये -3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका इसका बी वाला -3। 24वां वाला था आपका 60, 150, 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित। देखिए विज्ञान के अंदर तो कितने छात्र हैं 60, अंग्रेजी के अंदर कितने छात्र हैं 105 और गणित के अंदर कितने छात्र हैं 135 की एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता कैसी है समान। एक कमरे में 10 बिठा रहे तो प्रत्येक कमरे में आपको 10 ही बिठाने, एक कमरे में 15 बिठा रहे तो प्रत्येक कमरे में 15 ही बिठाने। इसी प्रकार एक कमरे में 20 बिठा रहे तो प्रत्येक कमरे में 20 ही बिठाने। फिर प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठेंगे। देखना एक कमरे के अंदर केवल एक ही विषय के छात्र बैठेंगे, 10 बैठेंगे तो 10 बिठा दो, 20 बैठ रहे तो 20 बिठा दो, 15 बैठ रहे तो 15 बिठा दो। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब आपको इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जितने एक कमरे में ज़्यादा छात्र बिठाओगे उतने कमरे आपको कम आवश्यक पड़ेंगे। एग्जाम्पल समझना, अगर मैं 6 बिठाता हूँ तो 10 कमरे चाहिए मुझे साइड के लिए। अगर मैं 10 बिठाता हूँ तो 6 चाहिए। इस प्रकार से अगर 15 छात्र बिठाता हूँ तो मुझे 4 कमरे चाहिए। लेकिन जो छात्र बिठा रहे हो वो प्रत्येक विषय के लिए समान समान बिठाने। तो आप इस स्थिति में क्या ध्यान रखोगे कि हमेशा इस सवाल में एक बार तो ध्यान रख लिया करो, इस जो संख्याओं की बात आती है, छात्रों की संख्याओं की बात आती है बिठाने के लिए, तो मसब को दिमाग में रख लिया करो। क्योंकि मसब एक ऐसी संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होती है और वो मसब है जो आपका इन तीनों को विभाजित करेगा। यानी कि अगर एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका भाग 60 में भी जाएगा, 105 में भी जाएगा, 135 में भी जाएगा, तो मैं इस स्थिति में क्या निकालने की कोशिश करूँगा मसब। देखिए मसब की बात करें तो 60, 105 और 135 का मसब कैसे आएगा, तो मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर जो कॉमन गुणनखंड तीनों में आ रहा था वो क्या था 3 और 5, तो इसका मसब कितना हो जाएगा 15। यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 60, 105, 135 इन तीनों का जो मसब है वो कितना है 15। और 15 एक ऐसी संख्या जिसका भाग 60 में भी जाएगा, 105 में भी जाएगा और 135 में भी जाएगा। और फिर कह सकते हैं 15 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करेगी। इससे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपके विज्ञान की बात करें कि विज्ञान में आवश्यक कमरे, तो देखो विज्ञान में कुल छात्र कितने हैं 60, एक कमरे में आप कितने बिठाओगे 15, कुल कितने कमरे चाहिए होंगे 4। इसी प्रकार से अंग्रेजी में आवश्यक कमरे कितने हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे देखना कुल छात्र कितने हैं 105, एक कमरे में कितने बिठाने आपको 15, कुल जो कमरों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7। इसी प्रकार से गणित के अंदर आवश्यक कमरे कितने हो जाएंगे, तो देखो कुल छात्र कितने हैं 135, 15 बिठाने, कुल भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ से आपके कुल कमरे कितने हो जाएंगे 4 + 7 + 9, यानी कि आप कह सकते हो 20। 27वां प्रश्न आपके रेखागणित से संबंधित है। इसमें क्या दिया गया, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें AP, देखो एक त्रिभुज पूरा सा ये ABC है। इसमें अगर AP की बात करें तो ये AP, ये आपके कौन BAC, इस पूरे कौन को है जो ये AP क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, बराबर 2 भागों में बांट रहा है। आप कह सकते हो कि अगर इस पूरे को मैं कहता हूँ X तो ये पूरा भी क्या होगा मेरा X, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि दोनों कौन बराबर बराबर है। फिर AQ है जो BC पर क्या डाला जा रहा है लंब। ये अगर AQ की बात करें ये BC पर क्या है लंब, यानी ये अगर 90 डिग्री कौन है तो ये पीछे वाला भी कितना होगा 90 डिग्री और लंब है। तो आपको क्या करना है PAQ ज्ञात करना है। PAQ यानी ये जो छोटा वाला बीच में शेष रह रहा है इस कोण को ज्ञात करना है। मैंने इसे y लिख दिया। सवाल क्या दे रहा है
कि AP है जो आपको BAC को क्या कर रहा है विभाजित, यानी कि दोनों x x हो जाएगी। फिर AQ है जो BC पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री कौन बनाएगा, आपको PAQ ज्ञात करना है, यानी मैंने उससे क्या मान लिया y। इस पूरी स्थिति के अंदर मैं कैसे समझूंगा, पूरे बड़े त्रिभुज को लेकर चलते हैं। देखिए पूरे बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 180। कैसे, इस पूरे कोण को देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस x। फिर इस पूरे कोण को देखो कितना हो जाएगा, ये 35। और फिर इस पूरे कोण को देखो तो कितना हो जाएगा, ये 75। और इसका योग कितना हो जाएगा 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमेशा 180। तो मैंने ABC के तीनों कोणों का निकालने की कोशिश की। ये पूरा x प्लस x 75 और 35, बताओ कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x फिर 35 और ये 75, कितना हो जाएगा आपका 110 और बराबर में 180 है। ये बताओ 110 प्लस का तो किसका बन जाएगा, माइनस का। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 110 जाएगा तो 70। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 35। x बराबर आपका कितना आ जाएगा 35। ये तो हो गई पूरे बड़े त्रिभुज की बात। अगर बात करें तो किसकी, ABC की। अब मैं बात कर रहा हूँ छोटे वाले त्रिभुज की ABQ की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ABQ की। इसको समझोगे, इसके भी तीनों कोणों का योग कितना होगा, ABQ। इसके भी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। देखो एक कोण तो कितना है इसका 75, दूसरा कोण कितना, एक कोण तो इसका 75 है, दूसरा कोण कितना है इसका 90। अब तीसरे कोण की बात करें तो ये छोटा वाला कोण, ध्यान रखो इसमें तीसरा कोण अगर मैं बताऊँ तो कौन सा होगा, छोटा वाला कोण। कैसे समझोगे, ये पूरा कितना है 35, ये साइड में क्या है y। अगर मैं 35 में से y को घटा देता हूँ तो मेरा ये छोटा वाला कोण आ जाएगा। क्या होगा, मैं 35 में से y को घटा देता हूँ तो मेरा ये छोटा वाला कोण आ जाएगा। ऐसे समझोगे कि आपका त्रिभुज कौन सा मैं कह रहा हूँ ABQ। इसमें एक कोण तो कितना है 75, दूसरा कोण कितना है 90 और ये तीसरा कोण कितना है आपको, तो आप क्या कहोगे, इस पूरे को क्या कहोगे 35 है और उसमें से ये छोटा वाला कितना है y, यानी इस पूरे 35 में से अगर y को घटा देता हूँ तो ये छोटा वाला कोण मेरा आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा 35 माइनस y। अब बताओ तीनों कोणों का योग 180। मैं त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूँ, ABQ की। इसके अंदर क्या होगा, एक कोण तो मेरा ABQ, इसमें एक कोण तो मेरा कितना है 75, दूसरा कोण मेरा कितना है 90 और तीसरा ये छोटा वाला कोण। तो इस छोटे वाले को कोण को समझना, ये पूरा x है और x अभी आपने निकला कितना है 35, ये पूरा आपका कितना है 35 और ये छोटा वाला एक साइड में है वो कितना है y। तो बताओ इस 35 में से y घटाओगे तो ये तीसरा वाला कोण आपको पता चल जाएगा। कैसे लिखोगे, एक कोण तो इसका 75, दूसरा कोण इसका 90 और तीसरा कोण इसका क्या कह दोगे आप 35 माइनस y और तीनों कोणों का योग क्या लिखोगे आप 180। बताओ 75 का 75, 90 का 90, 35 का 35, y का y और 180 का 180। इन तीनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 75 और 35 110, 110 और 90 यानी कि क्या कहोगे आप 200 माइनस y बराबर 100। देखो तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 200 माइनस y बराबर 180। माइनस का y किसका बन जाएगा प्लस का और 180 किसका बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ से कह सकते हो आप y बराबर रह जाएगा 200 में से 180 जाएगा तो 20। ये आपका किसका माना जाएगा y का, यानी कि आपका PAQ का आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। 28वां प्रश्न भी आपका रेखागणित से संबंधित है। दिए गए त्रिभुज ABC में ये OB और OC क्रमशः कौन B और कौन C, कौन B की बात करते हो ये पूरा और कौन C की बात करते हो ये पूरा को OB और OB और OC जो क्या कर रहे हैं समधि भाजित कर रहे हैं तो BOC का मान, यानी आपको इस ऊपर वाले BOC का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप दिमाग में क्या आएगा, ये जो आप वृत्तखंड पढ़ते हो तो परिधि पर बनने वाला कौन केंद्र पर बनने वाले कौन का आधा और केंद्र पर बनने वाला कौन परिधि पर बनने वाले कौन का दुगुना, इस तरीके का कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा। और 40 का डबल आप 80 करके ऑप्शन डी करके आओगे। लेकिन इस ध्यान रखना इस स्थिति के अंदर ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक त्रिभुज है, ये कोई वृत्त के अंदर नहीं बन रहा है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझो, ये कह रहे हैं कि OB और OC है जो कौन B और C को क्या कर रहे हैं समधि भाजित, यानी ये जो OB है ये इस पूरे कौन B को समधि भाजित है और ये OC है जो इस पूरे कौन C को समधि भाजित कर रहे हैं। इसका मतलब कह रहे हैं ये ऊपर वाला x होगा तो नीचे वाला भी x, ऊपर वाला y होगा तो नीचे वाला भी y, ये स्थिति कह रहा है। अब आप ध्यान ये रखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। मैं बड़े वाले त्रिभुज ABC की अगर बात करता हूँ तो बताओ इसमें तीनों कोणों को कैसे लिखोगे, एक कोण तो कितना है 40, दूसरा कोण कितना है x प्लस x, तीसरा कोण कितना है y प्लस y और ये बराबर में क्या लिखोगे 180। बताओ प्लस का 40 किसका बन जाएगा माइनस का, x और x 2x, y और y 2y, 180 में से 40 जाएगा तो 140। अब बताओ दो कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y बराबर 140, जो दो गुना में तो का चला जाएगा भाग में। तो आप यहाँ से कह सकते हो x प्लस y बराबर 140 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 70। ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज इस प्रकार की कुछ समीकरण देगा। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करें OBC, तीनों कोणों का ये कितना होगा 180। इसमें तीन कोण कौन कौन से, एक तो है कौन BOC, फिर एक है x
और फिर एक है y, और इसके तीनों कोनों का ये कितना होगा 180। अब बताओ, अभी आपने ऊपर मान निकाला x प्लस वाई का कितना आया था 70, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कौन BOC प्लस 70 बराबर 180, प्लस का 70 किसका बन जाएगा माइनस का, तो ऐसे कौन BOC बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 70 जाएगा तो 110। ये आपका है जो BOC का माना जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। देखिए अगर आप सीधे डबल करते 80 लिखते तो आंसर गलत हो जाता। 29वां प्रश्न भी आपका रेखाखंड से संबंधित है। चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, जिसकी भुजा BA और DC, इन्होंने क्या कर दिया BA और ऊपर वाली DC को है जो दी गई आकृति के अनुसार क्या गया बढ़ाया दोनों साइड में। तो फिर ये जो स्थिति पूरी बन रही है इसमें निम्न में से ये x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, एक्स प्लस वाई बराबर a माइनस बी, एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस बी बटा 2, एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर a माइनस बी, चार में से कौन सा इस स्थिति के लिए सत्य है। कुछ कौन दे रखे, ये a वाला है, ये y, x और ये b। अगर आपको बेसिक सा कंसेप्ट पता है तो आप इस सवाल को आसानी से कर दोगे। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का कितना होता है 180। तो आप ये कहोगे कि अगर ये बाहर वाला b है, एक सरल रेखा ही तो है ही, तो आप क्या कहोगे ये अंदर वाला हो जाएगा 180 माइनस b। इसी प्रकार ये अंदर इस ऊपर की और स्थिति में ये बाहर वाला कोण a है, तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस a। क्लियर। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360, जोड़ के लिख दो। देखो कितना लिखोगे y प्लस 180 माइनस a प्लस x प्लस 180 माइनस b, और बराबर में क्या लिखोगे 360। समीकरण हल करो। देखो 180 से 180 360 और 360 से 360 कट जाएंगे। माइनस का a किसका बन जाएगा प्लस का, माइनस का b किसका बन जाएगा प्लस का, तो प्लस a बराबर a प्लस b। अगला प्रश्न है, एक छात्र के अंक 98 की बजाय है जो 108 त्रुटि से अंकित हो गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। समझना, एक कक्षा है उसके कुल छात्र जो है उनका औसत निकाला होगा, उनके अंकों का औसत निकाला होगा, तो किसी एक छात्र का किसी कारणवश 98 की जगह है जो इन्होंने कितना लिख दिया 108, कि उनका जो औसत था वो जो निकलना होगा उसकी जगह कुछ ज़्यादा निकल गया। तो आपको जो कुल छात्रों की संख्या है वो पता करनी है। कुछ नहीं दे रखा है कितने छात्र है, उनका औसत क्या है, उनके अंकों का योग क्या है, कुछ नहीं। सवाल के अंदर केवल इतना सा बताया गया है कि किसी एक छात्र का अंक है जो 98 लिखना था, उसकी जगह उन्होंने 108 लिख दिया। तो इस वजह से है जो उनके अंकों उनके औसत में है जो वृद्धि हो जाती है, और कितनी हो जाती है 1/5 की। तो इसे कुछ इस तरीके से समझना था कि आपको पता चले। देखना, माना कुल छात्र है जो आपके कितने हैं n, माना कुल छात्र है जो आपके कितने हैं n, और इनका औसत कितना है p। तो मैं पहली वाली स्थिति लिखता हूँ। पहली वाली स्थिति कौन सी थी कि आपका जो अंक 98 ही लिखना था, वो वाली स्थिति। ये जो औसत लिखा वो मैंने वास्तविक औसत लिखा है, गलती वाला औसत नहीं लिखा है, वास्तविक जो औसत है वो लिख रहा है, और छात्रों की संख्या तो n है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाली स्थिति लिख रहा हूँ। देखना, n छात्र है तो मैं n छात्र के अंकों को जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश डैश। इस तरीके से मेरे कुल कितने छात्र हो गए n छात्र हो गए। तो मुझे अंक तो उनके पता नहीं कि प्रत्येक छात्र के अंक कितने आए हुए, तो मैंने a1 a2 a3 इस तरीके से मान लिया। और कितने छात्र वो भी मुझे पता नहीं, तो डैश डैश लिख दिया। और एक छात्र का अंक मुझे पता है कि उसका कितना है 98, और कुल छात्र कितने हैं मेरे n, और इनका औसत कितना है p। ये तो मेरी वास्तविक स्थिति है, ये तो मेरी वास्तविक स्थिति। लेकिन गलती की वजह से क्या हुआ, सभी के तो मैंने अंक बराबर जोड़े थे, लेकिन किसी एक छात्र का जो 98 था उसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया था 108, और इस वजह से है जो मेरा औसत है जो क्या हुआ था, आना तो कितना चाहिए था p, लेकिन उस औसत में है जो वृद्धि होगी 1/5 की, यानी कि जो आना चाहिए था उससे 1/5 ज़्यादा आया। ये दो स्थितियाँ है। अगर ये समझ में आया तो आप आराम से इस सवाल को कर दोगे। आपने छात्र कुल कितने मान लिए n, और उनका औसत कितना मान लिया p, जो वास्तविक है वो। उस प्रकार से आप कह सकते हो कि छात्रों के अंकों का योग और बटा छात्रों की संख्या बराबर उनका औसत। फिर 98 की जगह आपने गलती से 108 लिख दिए, तो इसकी वजह से आपका औसत क्या हुआ, कुछ ज़्यादा आया। अब आप समीकरण ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो, घटा दो। ऐसा करने से क्या होगा, देखना, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 98, और बटा में कितना है n, माइनस नीचे वाले समीकरण a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 108 बटा में कितना है n, और बराबर के इस साइड में क्या आ जाएगा p माइनस p प्लस 1/5। ये आगे वाले को घटा दिया, बराबर में पीछे वाले से किसको घटा दिया, पीछे वाले को। बताओ, देखो क्या स्थिति बनेगी कि जब आप ऊपर वाले में से ऊपर वाले को घटाओगे तो a1 में से a1 चला जाएगा, a2 में से a2 जाएगा, a3 में से a3 जाएगा, पूरा जाएगा। 98 में से 108 जाएगा तो माइनस का 10, और बटा में क्या आ जाएगा n।
इस साइड में पी ऐसा का ऐसा, माइनस का पी हो जाएगा माइनस का 1/5, पी से पी कट जाएगा, तो फाइनल क्या आएगा -10/n बराबर माइनस का 1/5, माइनस से माइनस कट जाएगा और क्रॉस गुना करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा 50। तो आप कह सकते हो कि चातुर्य की कुल संख्या है जो कितनी हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा 50। दोस्तों इस प्रकार से है जो आपके ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं। धन्यवाद।